हेलो बच्चों, कैसे गए आप लोग हाफ ईयरली? उम्मीदें खत्म हो गई होगी अब तो। अब रिजल्ट भी आने वाला होगा, 2-4-10 दिन में तो आ ही जाएगा। इस मंथ के एंड तक तो आ ही जाएगा। नवरात्र जो दशहरा से पहले तो दे ही देंगे। उम्मीदें सब खुशियों से मनाएंगे इस फेस्टिवल को, नवरात्र को, क्योंकि रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए ना। चलो, अगर कुछ कमी रह भी गई हो ना, तो आगे आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं फाइनल, जो कि फरवरी मार्च में होंगे, या बोर्ड के लिए वाले बच्चों के लिए प्री बोर्ड होंगे दिसंबर जनवरी में, उनकी तैयारी में अब लग जाओ। एक एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इतना ध्यान रखना कि पर डे अगर आप नहीं रिवाइज करेंगे, टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, तो आपका आगे का सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। जो सपना होगा वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस सपने को पूरा करने के लिए अभी से ही एक एक दिन 1-1 घंटे का यूज करो, और 6 से 7 घंटा कम से कम नींद जरूर लेना। थोड़ा बहुत इधर उधर भी घूमना टहलना, दोस्तों के साथ रहना, साथ में पढ़ाई करना। अब आते हैं आज के हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक है आपका आज बायो का लाइफ प्रोसेस चैप्टर हम चला रहे थे, जिसमें मैंने 2 वीडियो आपके पहले डाल सकते, 2 सेशन आपका हो चुका है, जिसमें मैंने लाइफ प्रोसेस वाला न्यूट्रिशन टॉपिक कवर किया था। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन दोनों में, प्लांट्स में भी पढ़ना है एंड एनिमल्स में भी पढ़ना है। प्लांट्स और एनिमल दोनों में। तो मैं सबसे पहले एनिमल में ह्यूमन बीइंग का ले रहा हूं। सबसे पहले एनिमल वाली कैटेगरी में ह्यूमन बीइंग का ले रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, जिसमें मैं कवर कर रहा हूं ह्यूमन को। देखिए, किसी भी एनिमल बॉडी में, चाहे ह्यूमन हो या कोई भी अदर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी पानी में रहने वाला एक्वेटिक एनिमल हो, सबके बॉडी में वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम होता है। इस सिस्टम में कई सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, लिक्विड पार्ट इन्वॉल्व होता है, और एक मेन ऑर्गन होता है, वो होता है हार्ट। ये 3 जो होते हैं एनिमल में, द मेन पार्ट्स इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन इज क्या क्या है? ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। यही 3 आपको 10th क्लास के सिलेबस में कवर करना है, जिसमें सबसे पहले आपको मैं ले रहा हूं ब्लड के बारे में, फिर लेना है ब्लड वेसल्स के बारे में, फिर हार्ट के बारे में, जो मैंने पहले ही ये डायग्राम बता दिया है, क्योंकि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला होता है हार्ट का और उसके फ्लो चार्ट, तो इसलिए मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है ताकि मैं बारी बारी से आपको समझा सकूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ब्लड को। ब्लड क्या है? ब्लड जो है वो फ्लूइड है, फ्लूइड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है वो एनर्जी पार्टिकल को कहा जाता है। तो ब्लड में एनर्जी भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसलिए हम इसको फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। ब्लड जो है फ्लूइड मैट्रिक्स होता है इन द बॉडी दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेज, जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, ब्लड में ये सारी चीजें होती हैं जो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता रहता है। ब्लड के टाइप देखिए कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ सेल्स, काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स। कौन कौन सा है? पहला है RBC, ये क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। WBC, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स। फिर है प्लाज्मा, ये फ्लूइड पार्ट होता है जो कलरलेस होता है। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट जो होता है ये ब्लड का ऐसा पार्ट है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये हमें डिजीज फ्री भी रखता है। आपको याद होगा जब किसी को डेंगू वगैरह होता है तो नहीं कहता ब्लड के प्लेटलेट काउंटिंग कम हो गई है इसका, और उसके बाद बॉडी हमारी पूरी तरह से शिथिल सी हो जाती है, तो हम ऐसा जो कुछ उठ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। यानी कि प्लेटलेट जो हमारा है बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करके रखता है, ब्लड का ये वो पार्ट है।
दूसरा है इसका काम ब्लड क्लॉटिंग, जो आगे मैं बता रहा हूं एक एक करके। तो ये ब्लड के ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए। कॉर्पोसेल्स की जगह आप सेल भी लिख सकते हो। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा तो फ्लूइड पार्ट है ही, प्लेटलेट्स उसमें सॉलिड पार्ट है जो एनर्जी को पूरी तरह से मेंटेन करके रखता है ब्लड में। तो सबसे पहले मैं आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है, उसका काम क्या है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इट इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन। दिस पिगमेंट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द होल बॉडी। अगर ये रेड पिगमेंट ना हो, हीमोग्लोबिन ना हो, तो बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इसलिए ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है अमाउंट वो सही मतलब लेवल पे होना जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गया रेड ब्लड सेल्स की बात। दूसरा है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। इसमें क्या है, इट इज येलोइश, लगभग येलोइश होता है, येलोइश व्हाइट, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस जर्म्स, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाते हैं, बीमार करते हैं, उनसे ये फाइट करता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है ना, एंटीजन बनाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, एंटीजन बनाता है और एंटीजन से वो जर्म्स को खत्म कर देता है। इसके बाद ये लिविंग सेल है, इट इज लिविंग सेल। याद रखिएगा, पूरी बॉडी में ब्लड में सिर्फ एक व्हाइट ब्लड सेल्स है जो लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स, ठीक है। इसके बाद WBC के बाद आ जाती है प्लाज्मा। ये फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट इज कलरलेस। इसमें कोई कलर नहीं होता। जितने भी ये है ना सेल्स, ये सब इसी प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं, फ्लोट करते हैं और पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। प्लेटलेट्स, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जैसे आपको ध्यान होगा कहीं पे कट फट हो जाती है तो हल्का सा ब्लड निकलने लगता है, थोड़ी देर के बाद वो मुंह पे हार्ड हो जाता है और ब्लड को बाहर बहने से रोक देता है। जो ये एयर के कांटेक्ट में प्लेटलेट्स आता है तो वो हार्ड होने लगता है। इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग में ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और बॉडी में जो एनर्जी का जो लेवल है ना वो मेंटेन करके यही प्लाज्मा ही रखता है, सॉरी प्लेटलेट ही रखता है। ये तो हो गया ब्लड के डिफरेंट पार्ट। पूरे ब्लड का अगर एक कॉमन फंक्शन की बात हम करें तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड, तो आपको क्या लिखना है, फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ब्लड के फंक्शन में सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसपोर्ट O2, CO2 एंड अदर मटेरियल, जिसमें न्यूट्रिएंट भी आ जाएंगे। दूसरा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और मेंटेन बॉडी प्रेशर, ये बॉडी के प्रेशर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के प्रेशर, बॉडी के टेम्परेचर प्लस CO2, O2 और कुछ मटेरियल अदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उन सबको ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। अगला है फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। उम्मीद है 4 फंक्शन आपके लिए काफी है ब्लड के फंक्शंस के लिए। तो ये तो हो गया ब्लड। अब सेकेंड टॉपिक था हमारा ह्यूमन बीइंग वाले में ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या था, द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू द
हार्ट एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में फैला होता है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है ये? ब्लड वेसल थी वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो हार्ट से ब्लड को लेके पूरी बॉडी में पहुंचाता है, फिर बॉडी से ब्लड को लेके फिर से हार्ट के पास ला देता है, फिर हार्ट उसको लंग्स के पास भेजता है, लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर कर देते हैं। मतलब लंग्स से ही ऑक्सीजन लिया, हार्ट को दिया, हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया, फिर पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर वो दूसरे ट्यूब को दिया, मतलब दूसरे ब्लड वेसल्स को दिया, जो कि फिर से हार्ट को दिया, फिर हार्ट उसे लंग्स को दे दिया, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया। यानी कि एक साइड से O2 वाली ब्लड आती है, दूसरे साइड से CO2 वाली ब्लड बाहर चली जाती है। ब्लड नहीं जाती, CO2 जाती है। So the tubular structure connected to the heart and spread throughout the body transport blood। ठीक है, टाइप कौन कौन से हमारे प्रेजेंट है ब्लड वेसल? तो पहला है आर्टरी, दूसरा है वेन और तीसरा है कैपिलरी। अब हम इन तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका क्या निकला? आर्टरी। आर्टरी क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है, इसी को ऑर्टा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मेन आर्टरी को ऑर्टा से के भी नाम से जाना जाता है। ट्रांसपोर्ट O2 रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। पहला ये हो गया, ब्लड ट्रांसपोर्टेड एट हाई प्रेशर। याद रखिएगा, हाई प्रेशर पे होता है। वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक एंड इलास्टिक। क्यों भैया ये थिक और इलास्टिक क्यों होगा? क्योंकि ब्लड इस पे ज्यादा प्रेशर पे ट्रेवल करता है, ज्यादा प्रेशर होने के कारण इसको कटने फटने के चांसेस बनते हैं, इसलिए इसकी वॉल थिक भी होती है और इलास्टिक भी होती है, जो ज्यादा प्रेशर को झेल जाती है और हम सुरक्षित रहते हैं। साथ ही साथ इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वॉल्व। वॉल्व का मतलब इसमें ब्लड के फ्लो को बैकवर्ड होने से रोकने का काम करता है, लेकिन ब्लड तो इस पर हाई प्रेशर पे होता है, इसीलिए ब्लड को इसमें बैकवर्ड फ्लो होता ही नहीं है, तो इसलिए इसमें वॉल्व की जरूरत नहीं है। अगला है आपका आर्टरी के बाद है वेन। चलिए वेन पे हम आते हैं। वेन में है हमारा, इसको बोलते हैं वेना कावा। ठीक है, वेना कावा में ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्टेड CO2 रिच ब्लड, ये CO2 रिच ब्लड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। तीसरा, ब्लड जो होता है एट लो प्रेशर। ठीक है, तीसरा वॉल्स ऑफ वेन जो होती है वो थिन होती है एंड नॉन इलास्टिक। साथ ही साथ इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, क्योंकि ब्लड जो होता है लो प्रेशर पे होता है, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट हैज, अब इसमें जो ब्लड होता है लो प्रेशर पे, इसलिए बैकवर्ड फ्लो हो सकता है। इसी से प्रिवेंट करने के बचाने के लिए वेन में वॉल्व्स होते हैं। इट हैज वॉल्व्स दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो। ये जो 4 पॉइंट वेन के और 4 पॉइंट आर्टरी के, ये आपको डिफरेंस बिटवीन आर्टरी और वेन जब आए तो भी यही चारों पॉइंट आप लिख देना, आपका काम पूरा हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा आर्टरी और वेन। तीसरा था हमारा कैपिलरी। अब आते हैं कैपिलरीज में। कैपिलरी ये जो होता है, दीज आर थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये काफी थिन होता है, दैट कनेक्ट आर्टरी एंड वेन। ये वेन और आर्टरी को जोड़ने का काम करता है। इट ऑल्सो कीप सेपरेट
O2 रिच ब्लड एंड CO2 रिच ब्लड, यानी कि ये O2 वाली ब्लड और CO2 वाली ब्लड को इंटरमिक्सिंग होने से रोकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ब्लड में रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा, मींस माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। जब एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर हमारा सर्वाइव करना भी मुश्किल है। इसीलिए CO2 रिच ब्लड को O2 रिच ब्लड से सेपरेट रखना जरूरी है। ये तो हो गया हमारा कैपिलरीज का काम। अब ये आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ये तीनों ही ब्लड वेसल्स के हमने पढ़ लिए। अब एक और सिस्टम हमारे बॉडी में आता है, वो है लिम्फ, जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसका छोटा सा पार्ट हमें पढ़ाया गया है एनसीईआरटी में भी, इसलिए मैं इसे भी थोड़ा सा बता दूं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। मैं इसे बुक का हेल्प ले लेता हूं ताकि आपका कुछ छूट ना जाए, क्योंकि उसको पढ़ाया बहुत कम जाता है। आइए भैया जी, लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ गए आप? हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है, द टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर that have colorless fluid. Colorless fluid. These fluid is moves in lymph vessels और lymph nodes. इसी को हम lymph vessels भी कह सकते हैं और लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। ये काफी छोटे छोटे होते हैं, पूरी बॉडी में कहीं भी पाया जाता है। इसके जो मेन जो पार्ट्स हैं, द मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके, वो देखिए। पहला है लिम्फ कैपिलरी, दूसरा है लार्जर लिम्फ वेसल, तीसरा है लिम्फ नोड्स, इसी को लिम्फ ग्लैंड भी कहते हैं। ध्यान रखिए, कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है, हालांकि आपके बहुत ही कम है, नहीं के बराबर, फिर भी थोड़ा सा जानकारी जरूरी है। और लास्ट है लिम्फ, जो कि फ्लूइड फॉर्म में होता है। यही हमारा है फ्लूइड फॉर्म। यही चार इसके मेन पार्ट्स हैं, जिसका काम है, ये अनदर मीडियम, जैसे ब्लड था ना हमारा, lymph is another medium of transportation। ठीक है, इसमें it contains special kinds of white blood सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है ना लिम्फ का, वो है, लिम्फ जो करता है, न्यूट्रिटिव प्रोसेस में काम करता है बॉडी के लिए, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करता है जर्म्स को, जो कि हमारी बॉडी में रह जाता है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको नहीं मार पाता है, तो उसको ये लिम्फ मार देता है। तो ये हमारा लिम्फ का छोटा सा नॉलेज देना था, इसका ज्यादा इसके बारे में नहीं आना है डिटेल, इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी जानकारी मैंने दे दी है आपको। चलिए अब आते हैं, हमारा ब्लड हो गया, हमारा ब्लड वेसल्स हो गया। अब आप बारी है आपकी ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट, ये इट इज अ मेन organ of the human body। ह्यूमन बॉडी का ये मेन ऑर्गन है, समझे। अब इस मेन ऑर्गन में, ये हमारी बॉडी में लगभग ये फिश जैसे मुट्ठी है ना बांधते हैं, लगभग इसी साइज का होता है, थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है ह्यूमन में, जो कि हमारे जो चेस्ट कैविटी है उसके लेफ्ट साइड में विराजमान होता है यहाँ पे।
इसलिए इधर का लंग जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है, इधर का लंग थोड़ा बड़ा होता है। तो इस कैविटी में इसलिए रिब केज, देखो यहाँ पे दोनों ही वाइटल ऑर्गन है, लंग्स भी और हार्ट भी, इसीलिए रिब केज उसको ढक के रखता है ताकि हल्का सा भी इफेक्ट उस पर ना पड़े बाहरी दुनिया का। तो ये जो हमारा मेन ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का, इसमें देयर आर 4 पार्ट्स, पार्ट्स नहीं कहते, चैम्बर कह सकते हैं, 4 चैम्बर्स इन द हार्ट। अपर चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम और लोअर चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर में ऊपर वाला पार्ट हो गया एट्रियम और लोअर पार्ट हो गया हमारा वेंट्रिकल। लोअर चैम्बर में इसमें लेफ्ट और राइट दो पार्ट हो जाएंगे फिर हमारे। लेफ्ट वाले एट्रियम सबसे ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इस साइड में, सॉरी इंक खत्म हो गई थी इसलिए इंक डालना पड़ा मुझे। 4 चैम्बर जो इसका है, लेफ्ट एट्रियम सबसे ऊपर है, फिर है लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर इस साइड में देखिए ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर नीचे में आते हैं, ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। एक बात ध्यान रखिए, ये चारों चैम्बर, एक ये चैम्बर हो गया, एक ये चैम्बर हो गया, एक ये चैम्बर हो गया और एक ये चैम्बर हो गया, ये चारों चैम्बर जो होते हैं एक थिन वॉल से सेपरेटेड होते हैं। इस थिन वॉल को कहा जाता है सेप्टम। ठीक है, मैंने लेवल कर रखा है सेप्टम। ये पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन किया हुआ है इन सब 4 चैम्बर्स को, ताकि O2 रिच ब्लड और CO2 रिच ब्लड आपस में इंटरमिक्स ना हो। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले लंग्स से ब्लड आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। इसको मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट से दिखवाया है। लंग्स से O2 रिच ब्लड आती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को धकेल दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी, जो मेन आर्टरी हमारी वो जुड़ी हुई होती है, जिसकी वॉल थिक और इलास्टिक होती है, ये पूरी बॉडी में O2 रिच ब्लड को ले जाता है। फिर कैपिलरीज क्या करता है, O2 वाले ब्लड को सेपरेट कर देता है और CO2 वाले ब्लड से अलग रखता है, और वो कनेक्टेड होता है वेन से। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो गया, वहां से वेन CO2 रिच ब्लड को लेके फिर दे देता है राइट एट्रियम को। राइट वेंट्रियम से ब्लड मूव कर जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से लंग्स जुड़ा होता है राइट वाला, जो पल्मोनरी आर्टरी इसको कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ये है पल्मोनरी आर्टरी। इसके रास्ते से CO2 रिच ब्लड फिर से लंग्स के पास जाता है, लंग्स में CO2 को छोड़ दिया जाता है, फिर वहां से बाहर हम कर देते हैं। अब इसी प्रोसीजर को हम बता रहे हैं आपको। देखिए, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ब्लड। मैं एक पूरा लिखता हूं, ऊपर से लिख देता ताकि एक साथ आपका सारा आ जाए। देखिए, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स O2 रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स वाया, किस रास्ते से, पल्मोनरी वेन के रास्ते से। पल्मोनरी वेन क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन वाली ब्लड को लेकर लेफ्ट एट्रियम को दे देता है। लेफ्ट एट्रियम से देन O2 रिच ब्लड मूव्स टुवर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द मेन आर्टरी दैट इज ऑर्टा। मेन आर्टरी को मिल गया, मेन आर्टरी उसे पूरे बॉडी में ट्रेवल कराएगा। ब्लड ट्रेवल्स
थ्रू मेन आर्टरी इन बॉडी। अगला है कैपिलरीज कीप सेपरेट O2 रिच ब्लड एंड CO2 रिच ब्लड। ओके, अगला है वेन रिसीव्स CO2 रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड, कहां सेंड कर देता है, टू द राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम को मिल गया, इसको मिलेगा, ये है राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम से ब्लड को पंप कर दिया गया राइट वेंट्रिकल में, एट्रियम एंड पंप टू द राइट वेंट्रिकल। अब हार्ट में O2 रिच ब्लड से CO2 रिच ब्लड में कन्वर्ट हो गया। O2 रिच ब्लड हमारी लेफ्ट में था, CO2 रिच ब्लड हमारी राइट में आ गई। अब फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द CO2 रिच ब्लड पंप टू द लंग्स वाया किस रास्ते, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए आपने भी क्या पढ़ा कि ब्लड कैसे पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। मैं एक बार और फिर से यहां से समझा दूं। लंग्स से O2 रिच ब्लड पल्मोनरी वेन के रास्ते कहां आ जाती है, लेफ्ट एट्रियम के पास। हार्ट में 4 चैम्बर था ना, इस साइड वाले को लेफ्ट, इस साइड वाले को राइट, ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। यानी कि ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। तो ये जो 4 हमारे चैम्बर्स हो गए हार्ट के, इस पहले वाले लेफ्ट एट्रियम को मिला पल्मोनरी वेन के रास्ते O2 रिच ब्लड, कहां से, तो लंग्स से। यहां से धकेल दिया गया ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। यहां से मेन आर्टरी जुड़ी होती है जो O2 रिच ब्लड को काफी हाई प्रेशर पे लेकर पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। पूरी बॉडी से फिर कैपिलरीज क्या करता है, O2 और CO2 रिच ब्लड को सेपरेट रखता है, फिर वो वेन को दे देता है। वेन क्या करता है, राइट एट्रियम को दिया, राइट एट्रियम से पहुंचा राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड में पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते चला गया हमारे लंग्स के पास, जहां पे CO2 को छोड़ देगा, फिर O2 को लेकर फिर वापस आ जाएगा। यानी कि एक साइड से O2 रिच ब्लड ट्रेवल करता है, दूसरे साइड से CO2 रिच ब्लड, यानी कि सेम टाइम पे। इसीलिए एक ही बार में 2 काम होता है, मींस O2 रिच ब्लड भी ट्रेवल करता है और एक साथ CO2 रिच ब्लड ही करता है। जिस टाइम पे इधर पंप किया जाएगा उसी टाइम पे इधर से धकेला जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ये एक साथ में 2 काम को करता है, 2 बार सर्कुलेट हो जाता है, कंप्लीट सर्कुलेशन। इसीलिए हम बोलते हैं इसको डबल सर्कुलेशन। तो ये तो हो गई ह्यूमन हार्ट में स्ट्रक्चर, मैंने बता दिया आपको। ये जो 4 मैंने ट्यूब बना रखा है, इसमें ये वाला हो गया पल्मोनरी वेन जो लंग से लेके आता है, ये वाला हो गया मेन आर्टरी जो बॉडी में ब्लड को हाई प्रेशर पे लेके जाता है, इधर वाला में ये हो गया मेन वेन जो बॉडी से CO2 वाली ब्लड को लेकर आता है, और ये वाली हो गई पल्मोनरी आर्टरी जो CO2 वाली ब्लड को लेकर लंग्स के पास जाता है। तो ये सारा हो गया ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ ब्लड का चार्ट भी मैंने बता दी। पेपर में जब ह्यूमन हार्ट का डिजाइन करने को आ जाए स्ट्रक्चर, तब तो आपको ये बनाना होगा, लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन को समझाने को आ जाए तब आपको ये बनाना होगा, तब आपको ह्यूमन हार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या बनाने को दिया गया है। ये तो था हमारा ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें थोड़ा सा और छोटा सा टॉपिक एक बता दूं, ये ब्लड जो ट्रेवल करता है ह्यूमन हार्ट में, ह्यूमन हार्ट से पंप किया जाता है बाहर की ओर, जो कि वेरी हाई प्रेशर पे होता है। ये डिफाइन करता है हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को। द हार्ट पंप ब्लड टू द आर्टरी एट हाई प्रेशर। दिस प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। हमने देखा होगा कि हमारे घर में हमारे जो पिताजी हैं, दादा दादी या नाना नानी वगैरह होते हैं, कहते हैं इनको बीपी है, यानी कि ब्लड प्रेशर है। तो ये ब्लड प्रेशर 2 कैटेगरी में होता है। हमने ये देखा होगा, एक नॉर्मल बॉडी में अपर बॉडी प्रेशर, अपर ब्लड प्रेशर और लोअर ब्लड प्रेशर 2 होते हैं, अपर एंड लोअर। अपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक और लोअर वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक।
द नॉर्मल बॉडी प्रेशर, जो हमारे जैसे कि हम बैठे हैं घर में टीवी देख रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस समय नॉर्मली जो होता है, उस समय हमारे बॉडी का जो बॉडी प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो होता है हाईएस्ट होता है 120 mm और लोएस्ट होता है 80 mm। अब इसमें हाईएस्ट को बोला जाता है सिस्टोलिक और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर और ये डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि एक नॉर्मल बॉडी में जो प्रेशर होता है वो 80 से 120 के बीच में रन करता रहता है। अब इससे 2-4-5 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादा, अगर इससे ज्यादा कम हो गया, 10 तक कम हो गया, तो इसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। इससे 10, 15, 20, 25 आगे हो जाए तो बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हम इसलिए कहा जाता है कि एक एज के बाद 40-45 के एज के बाद हमें बॉडी के प्रेशर को हर 3 महीने में मेजर कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये चेंजिंग आती रहती है। तो ये तो हो गया हमारा बॉडी का प्रेशर के बारे में। अब एक बात और, इसे पल्स रेट और हार्ट बीट, ये दो छोटी छोटी चीजें हैं। एक है हार्ट बीट, ये है क्या, द रिदमिक साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट व्हेन पंप the blood in about 70 से 72 times in a minute है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हार्ट बीट, लगभग 70 से 72 टाइम्स है। हाँ, लेकिन ये बढ़ना और घटना भी हो सकता है। जब हम सोते हैं ना, तब हमारे 70 से हल्का फुल्का नीचे ही रहता है, क्योंकि उस समय बॉडी कोई काम तो करता नहीं, एकदम रेस्ट के मूड में होते हैं। लेकिन जब हम काम करते रहते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, उस समय हमारा जो हार्ट बीट है वो 72 से बढ़ गई, 72 से इंक्रीज भी हो जाता है। आपने देखा धक 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 करता रहता है जब हम हेवी वर्क दौड़ते हैं, तो यानी कि उस समय हार्ट बीट आपका बढ़ चुका है। अगला है पल्स रेट। पल्स रेट भी हार्ट बीट से ही मेजर किया जाता है। ब्लड जिस प्रेशर से आर्टरी में मूव करता है ना, उस प्रेशर को मेजर करने के लिए the blood moves through artery in a minute। जितनी बार भी वो मूव करेगा, कॉल पल्स रेट, उतने में हम इसको सुन सकते हैं। अपने रिस्ट पे, जैसे ये रिस्ट है ना हमारा, यहाँ पे आप हाथ यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे रखेंगे ना, ये देखिए धक 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 यहाँ भी हो रहा है। डॉक्टर कई बार यहाँ पे भी हाथ रख के हमें पता कर लेता है, यहाँ पे रहता है धक धक धक, यहाँ पे होता है। यानी तो सीने पे डॉक्टर क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, इसको लगा के स्टेथोस्कोप फिर सुनता है हार्ट बीट को। तो ये भी पता करने का तरीका है कि आपका हार्ट बीट अगर नॉर्मल चल रहा है पर सेकेंड, तो वो डॉक्टर समझ जाता है कि आप अभी स्वस्थ हो। अगर आपका हार्ट बीट कम या ज्यादा है तो समझ लेता है कि बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये हमारा हो गया ह्यूमन हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। अब आती है बारी ब्लड प्रेशर को मेजर किससे हम करते हैं। ये आपको कई बार पूछ सकता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है। उसके लिए कौन सा आता है बॉडी पे, स्फिग्मोमैनोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। कौन सा है, स्फिग्मो, SPHY होता है, हाँ ठीक है, SPHY, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर है ये। अब स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है जी, ये हमारा ब्लड प्रेशर को मेजर करने का मशीन होता है जो डॉक्टर के पास होता है। कई बार आजकल तो डिजिटल ब्लड प्रेशर मेजरमेंट मशीन आ गई जो घर में लोग रखने लगे हैं। तो ये हमारा था ह्यूमन हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में। अब हमें पढ़ना है प्लांट्स में कैसे ये होता है। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसका तरीका क्या है। तो देखिए, प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड तो सिस्टम है नहीं, लेकिन आपने 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, पूरे बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और वाटर को
ट्रांसपोर्ट करता रहता है। जाइलम का काम है वाटर और वाटर सॉल्युबल मिनरल्स को सॉइल से लेके ऊपर तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है प्रिपेयर्ड फूड जो लीव्स ने किया उसको पूरी प्लांट में ट्रेवल कराना। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, plants have two vessels that transport water, minerals and prepared food। पहला है वो जाइलम। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड वाटर सॉल्युबल मिनरल फ्रॉम सॉइल टू द अपर पार्ट दैट इज लीफ, है ना। अब ये कैसे ट्रेवल करता है? क्या मोटर लगाया कि नीचे से पानी को सोख के ऊपर क्यों ट्रेवल कर दिया? नहीं। आपने पता है कि लीव्स में क्या होता है? लीव्स परफॉर्म ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या था? द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। यानी प्लांट लीव में सबसे ज्यादा ये ट्रांसपीरेशन होता है। तो लीव्स परफॉर्म ट्रांसपीरेशन बाय लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा विच कॉज, क्या करता है? वैक्यूम इन द स्टोमेटा विच फॉर्म अ सक्शन पुल, मतलब जिसके कारण खींचे, वाटर को खींचने की एक पैदा हो जाती है कैपेसिटी, सक्शन पुल, एंड दिस हेल्प्स टू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द लीव। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव। ये सक्शन पुल अगर स्टोमेटा में जनरेट नहीं होगा तो पानी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए ट्रांसपीरेशन प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है वाटर सप्लाई के लिए। ये तो हो गया मैकेनिज्म, इसको तो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अगला है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स, जो फोटोसिंथेसिस से बनता है ना, लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पता है? इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। पत्तियों में होता है ट्रांसपीरेशन, जो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को लूज करता है, जो सक्शन पुल वैक्यूम जनरेट किया और वो सक्शन पुल जनरेट करता है, इससे पानी नीचे से ऊपर चला आता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है फूड को ट्रांसपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब ये दोनों के कारण ही प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट में और कोई खास हमें नहीं पढ़ना। ये तो हो गया प्लांट्स के बारे में, पहले हमने पढ़ लिया ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो अब उम्मीद है कि आपको पूरी समझ में ट्रांसपोर्टेशन आ गई होगी। अब कोशिश करना कि आपको पहले तो बुक को पढ़ें, क्योंकि बुक पढ़ना बहुत बेहद जरूरी होता है, और फिर आप मेरे वीडियो को देखें या किसी और के वीडियो को देखें या स्कूल वाले नोट्स को पढ़ें, आपकी मर्जी, आपको जहां से समझ आए वहां से पढ़ें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। और एक बात और मैं कह दूं कि आने वाले समय में आपके बोर्ड को ध्यान में रखते हुए जो दिसंबर से प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे 10th के लिए, मैं नवंबर मंथ से एक कंटिन्यूअस सेशन शुरू करूंगा, जिसमें लाइव भी आऊंगा मैं, प्लस आपके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको डिस्कस करते उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराते जाएंगे, ताकि मैं 1 से 1.5 महीने में आपकी पूरी तैयारी करा दूं। आप तैयार रहें और इस क्लास को ज्वाइन जरूर करना, ये आपको बहुत फायदा देगा। देखना आपको लगेगा कि पढ़ाई इतना आसान हो चुका है 10th का, जितना कभी नहीं हुआ। इसलिए आप जरूर ज्वाइन करें। आप दूसरों को भी सलाह दें कि एक बार ज्वाइन करके देखें, मेरे नोट को पढ़ के देखें, वीडियो देखें, समझ में आए तो आगे जरूर ज्वाइन करें। मेरे चैनल को बोले सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ग्रो करने में आपकी मदद की बहुत ही जरूरत है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जितने भी मेरे वीडियोज अपलोड होते हैं, शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, वो आपको मिलता रहे और आपके लिए पूरे मैं तैयार कर दूंगा ताकि आपकी पढ़ाई आसान हो जाए। धन्यवाद।